पीएस मांगा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कहानी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये इसका 45 चैप्टर है। आगे से मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। कहानी के स्टार्टिंग में यमसी के फादर यमसी से बोलते हैं, तुम्हारे महान योगदान के सम्मान में महामहिम राजा के नाम पर मैं तुम्हें फेनरिस की बैरनी सौंपता हूँ। यमसी रिवार्ड को हाथों में पकड़ता है, तभी सब लोग चिल्लाते हैं, बैरन गीसल अमर रहे। यमसी मन में सोचता है, जंग के खत्म होने के बाद मैं एक लॉर्ड बन गया। कुछ ही दिन पहले की बात है। तभी हमें एक मैप को दिखाया जाता है। यमसी बोलता है, जैसा तुम देख सकते हो डिगार्ड की धरती 5 हिस्सों में बटी हुई है। राजसी क्षेत्र को छोड़कर मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी न्यू फेनरिस के केंद्रीय बैरनी में रखूंगा। बस इतना ही, कोई सवाल? सभी लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी एक सर्वेंट पूछता है, सवाल? हाँ, यह तो सिर्फ एक सूचना थी। तभी यमसी के फादर के कान में एक सर्वेंट कुछ बोलता है, माय लॉर्ड। फादर यमसी से बोलते हैं, तुम्हें जो करना हो वो तुम कर सकते हो, किसी न किसी को तो जिम्मेदारी उठानी ही होगी। हंसते हुए यमसी के फादर बोलते हैं, वैसे मुझे कुछ कहना है। ऐसा लगता है कि इस जंग में हमारी टेरिटरी को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। यमसी अपने मन में कुछ सोचता है और फिर बोलता है, नुकसान? फादर बोलते हैं, तुम जानते हो ना, हम रून स्टोन बेचते थे पैसे के लिए। यमसी बोलता है, ओ हाँ, अब तो हमारे पास कोई बचा ही नहीं है। फादर शॉक्ड होते हुए बोलते हैं, क्या, क्यों नहीं? यमसी हंसते हुए बोलता है, हमने उन्हें सारे किले के दरवाजों पर उड़ा दिया। और बोलता है, चिंता मत करो, मैं आप सबके लिए जल्द ही एक और खोद दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और बिलिंडा को दिखाया जाता है। यमसी से मुस्कुराते हुए बोलती है, यंग मास्टर आओ खाना खाओ। गिलियन बोलता है, बधाई हो मास्टर। अरे नहीं, मेरा मतलब लॉर्ड। रेड बुल्फ बोलता है, हमारे कैप्टन ने सच में बहुत बड़ा नाम कर लिया है। बिलिंडा बड़े प्यार से बोलती है, हम तो डरते थे कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा, शायद ये मेरी शानदार परवरिश का नतीजा है। रेड बुल्फ बिलिंडा को चिढ़ाते हुए बोलता है, इसीलिए ये इतना बिगड़ा हुआ निकला। बिलिंडा यमसी को चिढ़ाते हुए बोलती है, हमारा छोटा सा लॉर्ड अब सच में एक लॉर्ड बन चुका है, कमाल है, हा हा हा। और एक जोरदार लात रेड बुल्फ के पेट में मारती है। रेड बुल्फ बोलता है, हाय दैया। तभी यमसी को कोई बुलाता है, ब्रदर। तभी हमें एलिना को दिखाया जाता है, वो किसी को लेकर आ रही होती है। एलिना यमसी से कहती, क्या तुम सच में वही ब्रदर हो जिसने मैं जानती हूँ? अब तो मुझे माय लॉर्ड कहना चाहिए, है ना? ही। यमसी बोलता है, कुछ भी बुलाओ यार। और हाँ, रचेल। राचेल बोलती है, ओ हेलो गीसल ओप्पा। एमसी बोलता है, हाय। और हाँ, अगर एलिना तुम्हें तंग करे तो बताना, उसे जब कुछ पसंद नहीं आता तो वो सीधे मारती है। राचेल बोलती है, ओके। एलिना बोलती है, वो क्या था अभी? एमसी गिलियन से बोलता है, लगता है राचेल अब बिल्कुल ठीक है। गिलियन एमसी से बोलता है, आपकी वजह से मेरे लॉर्ड। एमसी ताली बजाता है और बोलता है, ठीक है, सब लोग इधर ध्यान दो। तुम सबने इस जंग में मेरा साथ बखूबी निभाया। अब से मैं फेनरिस का लॉर्ड हूँ। अब से मैं पर्डियम में नहीं, फेनरिस में रहूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ भाड़े के सिपाही नहीं, मेरे निजी सैनिक बनो। उनमें से एक बोलता है, निजी सैनिक? तो अब हम आधिकारिक तौर पर सेना में हैं। एमसी बोलता है, मैं हर एक को नाइट की ट्रेनिंग देने को सोच रहा हूँ। जंग में जो बहादुरी तुम लोगों ने दिखाई वो नाइटहुड के लायक है। तुम सब पूरी तरह योग्य हो। लिंडा बोलती, मगर इन सब में तो बहुत ज्यादा खर्च नहीं होगा। एमसी बोलता, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा पैसा कमाने हैं। एमसी गिलियन से पूछता है, तुम्हारी तबीयत कैसी है? गिलियन बोलता है, मास्टर कोई दिक्कत नहीं। एमसी आदेश देता है, गिलियन बाकियों को लेकर फेनरिस के लिए निकलो। गिलियन एमसी से पूछता है, माय लॉर्ड आप हमारे साथ नहीं आ रहे? एमसी बोलता है, नहीं, मुझे पहले एक जगह जाना है। और बोलता है, जंग अभी खत्म हुई है तो लोगों की सुरक्षा शायद गड़बड़ हो, तुम पहले जाओ और वहां पर ध्यान रखो। तुम उन लोगों में से एक हो जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। एमसी गिलियन के पास आता है और बोलता है, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। गिलियन शॉक्ड होते हुए बोलता है, जी मेरे लॉर्ड। और सिर झुकाते हुए बोलता है, आप अपना ख्याल रखिए। एमसी बोलता है, बिलिंडा और रेड बुल्फ तुम दोनों मेरे साथ चलोगे, तैयार हो जाओ। बिलिंडा खुश होते हुए पूछती, कहाँ जा रहे हैं लॉर्ड? एमसी बोलता है, किंगडम ऑफ सिलान के ऑस्टन टेरिटरी में। इतना सुनते ही बिलिंडा मुंह बना लेती है और बोलती, ओह ओवरसीज। रेड बुल्फ बोलता है, रुको जरा, ऑस्टन वही जगह है जो गेम्स के लिए फेमस है ना? इतना सुनते ही बिलिंडा खुश हो जाती है और बोलती है, मुझे भी जाना है, मुझे भी ले चलो, मुझे ओवरसीज ट्रिप्स बहुत पसंद है। रेड बुल बोलता है, अब जब जंग खत्म हो चुकी है तो हम पार्टी करने जा रहे हैं, राइट? एमसी बोलता है, हम घूमने नहीं जा रहे। तभी हमें एक बड़े से मैनर को दिखाया जाता है। वेनेसा बोलती है, बस एक बार चूसने दो। सामने खड़ा व्यक्ति घबरा जाता है और बोलता है, तुम क्या कह रही हो, क्या बकवास है, मेरे पास चूसने लायक कुछ भी नहीं है। भाई लोग, यहाँ पे चूसन चासी जो बातें हो रही है ये माना की बातें हो रही है, कुछ और मत समझ लेना। वेनेसा मन में सोचती है, अगर मैं लॉर्ड अल्फाई की माना फिर से ऑब्जर्व कर लूँ तो शायद मैं वो सारा मैजिक कर पाऊंगी जो अब तक मैंने सिर्फ
कल्पना में देखा था। लॉर्ड अल्फाई बोलते हैं और वो माना मेरी ही है क्यों? वेनेसा बोलती है हूँ, पर यंग मास्टर ने ही तो कहा था कि तुम्हारा रोल बस एक माना बैटरी का है। लॉर्ड अल्फाई दांत पीसते हुए बोलता है तूने अभी क्या कहा? तभी एमसी आ जाता है और बोलता है तुम सब तो फुल एनर्जी में हो। वेनेसा बोलती यंग मास्टर। लॉर्ड अल्फाई चिल्लाते हुए एमसी से बोलता है हे यंग मास्टर, कुछ करो इस पागल का, ये मेरी माना चूसने की कोशिश करता रहता है। एमसी मिस वेनेसा से पूछता है तुम ठीक हो? वेनेसा बोलती जी। एमसी वेनेसा के सिर में हाथ फेरते हुए बोलता है ये तुम्हारी पहली असली जंग थी, तुम जरूर नर्वस रहे होगे मगर तुमने शानदार काम किया। वेनेसा बोलती थैंक यू। लॉर्ड अल्फाई बोलते हैं हे भगवान, क्या तुम्हें मैंने दिखाई नहीं दे रहा हूँ? एमसी बोलता है ओ हाँ, तुमने भी अच्छा काम किया, तुम्हारा रोल निभाने लायक था। लॉर्ड अल्फाई दांत पीसते हुए बोलते हैं हरामी तू देख लेना, जैसे ही मैं वापस मैजिक टावर जाऊंगा। एमसी बात काटते हुए बोलता है ओ हाँ, वैसे तुम भी चल रहे हो अल्फाई। तभी सीन शिफ्ट होता है किंगडम ऑफ सीलान, ऑस्टन टेरिटरी को दिखाया जाता है। क्रैगन गेम हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। रेड बुल बोलता है ये माहौल, ये खुशबू, कितने सालों बाद आया हूँ यहाँ। लॉर्ड अल्फाई बोलते हैं हे यंग लॉर्ड, क्या हमें मैजिक टावर नहीं जाना था? एमसी सिक्कों का थैला पकड़ाते हुए बोलता है रेड बुल्फ और अल्फाई जाकर थोड़ा मजा करो, जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगा। रेड बुल खुश होते हुए बोलता ओ ये। लॉर्ड अल्फाई बोलते हैं हम यहाँ घूमेंगे कैसे जब हमारे पास कुछ है ही नहीं। रेड बुल कृपी सी स्माइल देता है और लॉर्ड अल्फाई के गले में हाथ डालते हुए बोलता है हमारा जादूगर जादू करना जानता है, लेकिन दुनिया कैसे चलती है उसका कुछ आइडिया ही नहीं है। जरा ध्यान से देखो, ये एक गेम है जिसमें तुम पैसे लगाते हो और जीतते हो। ब्लिंडा एमसी से बोलती सच बताओ तुम भी थोड़ी मस्ती करने आए हो है ना? थोड़ा जुआ खेलना कोई बुरी बात तो नहीं है। एमसी बोलता है मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ एक आदमी को ढूंढने आया हूँ जिसे मैं अपने क्षेत्र का स्टीवर्ड बनाना चाहता हूँ। वो इन्हीं कमीनों में रहता है, हालात के चलते मैं यहाँ उसे लेने आया हूँ इससे पहले कि उसका हाथ काट दिया जाए। ब्लिंडा शॉक्ड होते हुए बोलती यहाँ तुम एक जुआरी को अपने क्षेत्र का स्टीवर्ड बनाओगे? एमसी बोलता मैंने कहा ना हालात के चलते, चिंता मत करो, उसके पास असली टैलेंट है, उसका नाम है क्लॉड। तभी एमसी को शोर सुनाई देता है। एमसी पीछे देखता है और बोलता है उस हरामी ने आखिरकार गड़बड़ कर ही दी। कुछ लोग एक आदमी को पकड़े होते हैं और बोलते हैं अच्छा तो ये जितनी बार जीतता था वो सब धोखा था, हमेशा खुद को स्मार्ट बताता था, अब देखो इसे धोखेबाज पकड़ा गया, अब कहने को क्या बचा? बॉस, गैंग लीडर बोलता है मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, स्लाइड ऑफ हैंड मत करना, डाइस में वजन भरा गया, तुम नकली डाइस के चीट नहीं कर सकते, तुम पहले से ही रोजाना बना रहे थे ना क्लॉड? क्लॉड बोलता है मुझे कुछ पता नहीं है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने ना वो डाइस बदले ना कुछ छुपाया, आपने कहा था चीट मत करो और अब आप ही मुझे फंसा रहे हो। गैंग लीडर बोलता है खैर तुम्हें कभी समझ में आना ही नहीं था, हम दोनों एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं सकते। क्लॉड को काफी दर्द हो रहा होता है। गैंग लीडर बोलता है हाथ काट दो। क्लॉड अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी एक शांत मगर तेज आवाज गूंजती है ये खेल बड़ा दिलचस्प लग रहा है, क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ? एमसी अपनी स्वाड से सामने वाले की स्वाड को रोक लेता है। गैंग लीडर बोलता है तुम कौन हो? एमसी बोलता है गीसल, लुथानिया साम्राज्य से वैरन गीसल फेंड्रिस। गैंग लीडर बोलता है एक विदेशी नोबल। तभी दो लोग एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं ये हरामी। तभी गैंग लीडर जोरदार आवाज के साथ बोलता है बस करो। सिगार पीते हुए गैंग लीडर एमसी से बोलता है पड़ोसी राज्य का नोबल गेस्ट, क्रैगन गेम हॉल में आपका स्वागत है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि यहाँ तमाशा ना करें। और अपने सर्वेंट से बोलता है तुम लोग भी अपने हथियार नीचे रखो। एमसी भी अपनी स्वाड नीचे रखता है और बोलता है ब्लिंडा। ब्लिंडा समझ जाती है और अपनी स्वाड अंदर रख लेती है। गैंग लीडर एमसी से बोलता है इतने बड़े व्यक्ति को इस गंदी सी जगह पर क्या काम? एमसी धीरे से बोलता है मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ और वो यहीं है। क्लार्क उठो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, कहीं और गेम टेबल पर पासों को दिखाया जाता है। लॉर्ड अल्फाई खुश होते हुए बोलते हैं 1000 पॉइंट, इतना सारा पैसा, फाइनली मेरी विक्ट्री हुई। दूसरे खिलाड़ी आपस में बोलते हैं समझ नहीं आ रहा, एक नए लड़के से हार गया, सारी किस्मत उसी को क्यों मिल रही है। तभी रेड बुल्फ वहाँ आ जाता है और बोलता है अरे वाह कितना जीत गए, और इतना सारा पैसा देखकर बोलता अरे वाह अपना छोटा मैजिशियन तो टैलेंटेड निकला। लॉर्ड अल्फाई मन में सोचते हैं इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कमा लिया जितना हम दिन भर मैजिक स्टॉक बेचकर भी नहीं कमा पाते। अल्फाई अपने दिल में हाथ रखते हुए बोलता है कितने साल हो गए जब मेरा दिल इतनी तेजी से धड़का था। तभी सीन शिफ्ट होता है। ब्लिंडा बोलती है जिस जुआरी को आप ढूंढ रहे हैं क्या ये वही बच्चा है? एमसी बोलता है हाँ। गैंग लीडर एमसी से बोलता है माफ करना लेकिन ये संभव नहीं है, उसने सेक्रेट गेम को धोखा दिया है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। एमसी बोलता है धोखा? अल्फाई एक क्रीपी सी स्माइल देता है और सोचता है यही सही मौका है और एमसी से माफी मांगते हुए बोलता है वैरन फेनरिस
आपने जो कीमती पैसे दिए थे मैं उसे गंवा बैठा, मुझे यहाँ पर धोखा दे दिया गया। यहाँ इस्तेमाल होने वाले सारे डाइस इन लोगों द्वारा चेक किए जाते हैं, कोई भी चीटिंग टूल्स नहीं लाया जा सकता। लेकिन क्या ये अजीब बात नहीं है कि छेड़छाड़ किए गए डाइस उसी वक्त आए जब मैंने बड़ी बाजी लगाई। ब्लिंडा गुस्से से बोलती है, ये बंदा क्या बोल रहा है, इसने कभी यंग मास्टर को देखा तक नहीं है और झूठ बोल रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। एमसी अचानक से ब्लिंडा को रोक देता है और बोलता है, ये तो बस उसका कहना है। गैंग लीडर सिगार को मुंह में लगाता है और बोलता है, क्लाड, मैं सोच ही रहा था तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से। और सिगार जलाते हुए सोचता है, मुझे नहीं पता ये उसे कैसे जानता है, लेकिन क्लाड की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठग लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। गैंग लीडर सिगार पीता है और मुंह से धुआं निकालते हुए तीखे स्वर में बोलता है, वैसे भी ये गेम हॉल बैरन ऑक्स्टन की प्रॉपर्टी है। अगर तुम नोबेल हो भी तो इस तरह का तमाशा डिप्लोमेटिक समस्या बन सकता है। और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, चलो मान लेते हैं कि जो अभी हुआ वो कभी हुआ ही नहीं। क्या तुम शांति से वापस लौट जाओगे? एमसी बोलता है, माफ़ करना, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये ठीक वैसे ही जैसे किसी ने मुझे लूट लिया हो। गैंग लीडर बोलता है, सच में क्या ऐसा ही है? एमसी क्लाड के गले में हाथ रखते हुए गैंग लीडर से बोलता है, चलो फिर इतना गुस्सा मत दिखाओ, सबको ये लड़का चाहिए तो क्यों ना कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। गैंग लीडर बोलता है, एक समझौता? एमसी बोलता है, हाँ क्यों ना, तुम मेरे साथ एक गेम खेलो। अगर मैं जीत गया तो क्लाड और उसके जीते हुए पैसे मेरे, लेकिन अगर मैं हार गया तो मैं अपना टाइटल और पूरी दौलत दांव पर लगाऊंगा। एमसी की बात सुनते ब्लिंडा, गैंग लीडर और क्लार्क तीनों शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं और तुतलाते हुए बोलता, तुमने क्या कहा? क्लाड एमसी से बोलता है, तुम इतनी दूर तक क्यों जा रहे हो? आखिरकार तुम हो कौन? एमसी बोलता है, मैं वो इंसान हूँ जिसे तुम्हारी जरूरत है। गैंग लीडर बोलता है, काफी वक्त हो गया किसी नोबल को हिम्मत दिखाते हुए। ठीक है तो फिर गेम हॉल में आए हो तो एक गेम तो बनता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, गेम टेबल को दिखाया जाता है। रेफरी बोलता है, हाई स्टेक्स मैच है। ये सब देखने के लिए पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और बोलती है, वैरन गीसल ने क्रैक को चैलेंज कर दिया, आज तो मजा आ गया। गैंग लीडर क्रैक बोलता है, गेम का नियम सेम है, जिसकी संख्या सबसे कम वो जीतेगा। अगर बराबरी हुई तो खेल जारी रहेगा जब तक कोई जीत न जाए। और मुस्कुराते हुए बोलता है, आजकल नोवेल्स को ज्यादा जटिल चीजें समझ में नहीं आती। एमसी बोलता है, चलो गेम शुरू करें। गैंग लीडर बोलता है, तुम उम्मीद से कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हो, चलो तो फिर ठीक है। सिक्कों को उछाला जाता है। एमसी बोलता है, हेड्स। लीडर बोलता है, टेल्स। सिक्का गोल गोल घूमता है और टेबल पर गिरता है और हमें दिखाया जाता है टेल्स आता है। गैंग लीडर क्रैक बोलता है, ओह तो पहले मैं रोल करूंगा। गैंग लीडर एक डिब्बी में डाइस को डालता है और जोर जोर से रोल करने लगता है और बोलता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल गिली गिली छू। ब्लिंडा मन में सोचती है, एक पासे को लेकर इतना हाय तौबा। और हमें दिखाया जाता है गैंग लीडर क्रैक दांव में हेरा फेरी कर रहा होता है और हेरा फेरी करने के बाद अपना दांव चल देता है। कब जैसे ही हटता है हमें एक पॉइंट को दिखाया जाता है। गैंग लीडर बोलता है, अरे मेरे पहले ही एक पॉइंट आ गया। पब्लिक खड़ी मुस्कुराती है और बोलती है, खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, कोई इसे कैसे जीत सकता है। ब्लिंडा बोलती है, यंग मास्टर। गैंग लीडर बोलता है, अरे रे रे, शुरुआत से ही तो सब कुछ बस उल्टा पुल्टा चल रहा है, अब तो थोड़ा बुरा लग रहा है। हमने तो बाजी को अच्छे से ऊंचा किया था, पर लगता है ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। एमसी बोलता है, चुप रहो, तेरा मुंह और तेरी औकात कुछ मेल नहीं खाते। गैंग लीडर बोलता है, आहा, बड़े तेवर दिखा रहा है, शांत बनने का नाटक करके अपनी घबराहट छुपा रहा है, सब कुछ साफ नजर आ रहा है। और मुस्कुराते हुए बोलता है, लेकिन इस सब का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ खोखली बातें हैं। और मन में सोचता है, एक खास कैप जो नीचे से खुल जाती है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे पकड़ा गया है। उंगलियों के बीच छुपी हुई एक खास वजनदार पासा जो हमेशा एक ही दिखाता है। और आज तक मैं ये चाल चलते हुए कभी पकड़ा नहीं गया, चाहे जितनी बार खेलो तुम जीत नहीं सकते। और मुस्कुराते हुए एमसी से बोलता है, ए नोबल, याद है ना, कम नंबर वाला जीतता है। एमसी अपनी माना को उस कप के अंदर डालता है और बोलता है, आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, गिल गिली छू। एमसी डाइस रोल करता है और रोल करने के बाद कप को टेबल में रख देता है और जैसे ही कप को उठाता है डाइस गिरते ही चूर्ण बन जाता है। 0 पॉइंट। गैंग लीडर देखते ही बोलता है, कैसे, ये कैसे हो सकता है? वहाँ पर खड़े पब्लिक शॉक्ड होते हुए बोलती है, डाइस पाउडर बन गया, 0 पॉइंट, ये कैसे संभव है?
बॉस क्रैक हार गए? गैंग लीडर चिल्लाते हुए बोलता है, ये नामुमकिन है, चीटिंग हुई है, चाहे वो कोई रईस ही क्यों ना हो, लेकिन ये तो हद से ज्यादा है। एमसी क्रैक का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तो फिर ये क्या है? दूसरा डाइस गैंग लीडर के हाथ से गिरता है। सभी लोग आपस में बात करते हैं, इसका मतलब अब तक सारा कुछ एक स्कैम था। एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, सेक्रेट गेम हॉल में फेयर प्ले, यही कहा था ना तुमने? क्रैक कांपता है, तो तुम शुरू से ही सब जानते थे? और अपनी तलवार से एमसी पर अटैक कर देता है। एमसी बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें शुरू से ही अपना असली चेहरा दिखाना चाहिए था। शराफत का दिखावा मत करो जब असल में तुम एक गुंडे हो। गैंग लीडर घबराते हुए बोलता है, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो। अगर ऐसा है तो फिर अब तुम यहाँ शांति से नहीं जा सकते। और अपने पलटन लोगों से बोलता है, जाओ पकड़ लो इसे। एमसी उस अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और दोनों गार्ड पर हमला करते हुए गैंग लीडर की ओर बढ़ जाता है। गैंग लीडर भी एमसी पर अटैक करता है। एमसी हवा में ही घूम जाता है और लीडर के पीछे आ जाता है। अपनी स्वॉर्ड को लीडर की गर्दन में रख देता है। अपने गले में स्वॉर्ड देखकर तो लीडर की पूरी तरह से फट जाती है। लीडर के दोनों चमचे बोलते हैं, बॉस क्रैक। रेड वुल्फ और ग्लिंडा दोनों चमचों के गले पे स्वॉर्ड रख देती है और रेड वुल्फ उनसे मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम हरामी, तुम्हें कोई और दुश्मन चुन लेना चाहिए था। ब्लिंडा बोलती है, यंग मास्टर, अब क्या करें, उड़ा दें इनकी गर्दन? एमसी ठंडी आवाज में बोलता है, जैसा तय हुआ था, मैं क्लॉड और पैसे दोनों वापस ले जाऊंगा। गैंग लीडर बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। एमसी बोलता है, तुम बैरन ओस्टन के मुख्य आमदनी के स्रोत के मैनेजर हो। तुम एक विदेशी नोबल को ठगने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हो। ऐसे जुए घर की किस्मत जो अपनी साख खो बैठे, सबको पता है उसका अंजाम क्या होता है। गैंग लीडर डरते हुए बोलता है, मैं समझ गया। एमसी बोलता है, चलो क्लॉड, और देखता है जहां क्लॉड था वहां से गायब हो गया होता है। एमसी बोलता है, वो भाग गया? ब्लिंडा गुस्से से बोलती है, वो जुआरी तो सब कुछ लेकर ही भाग गया, यंग मास्टर का जीता हुआ सारा पैसा भी। अगर हम लोग ना होते तो उसके हाथ ही कटने वाले थे। एहसान फरामोश कमीना। रेड वुल्फ बोलता है, खैर ऐसा जुआरी जो भाग रहा हो जरूर किसी और जुए घर में फिर से दिखाई देगा। लिंडा गुस्से से बोलती है, हमें इलाके की तलाशी लेनी चाहिए और उसके पैरों को तोड़ देना चाहिए। एमसी बोलता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो कहाँ जा रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक सुनसान गली को दिखाया जाता है जहाँ पर क्लाड अपने घोड़े में बैठा होता है। क्लाड मन में सोचता है, मैं किसी तरह से वहां से बच निकला, लेकिन उस नोबल ने मेरी मदद क्यों की? खैर, जो चाहिए था वो मिल गया, मिशन पूरा हुआ। एमसी से मन में माफी मांगते हुए बोलता है, माफ करना सर नोबल, मुझे वाकई इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तभी सीन शिफ्ट होता है। 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। क्लाड किसी से बोलता है, ए अन्ना, देखो ये सब देखो, कमाल है ना? मुझे पता चला जुए में किस्मत नहीं दिमाग चलता है। अगर मैं ऐसे ही जीतता रहा तो हमें छिपकर नहीं जीना पड़ेगा, हम फिर से एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। नकाब पहने लेडी बोलती, बस करो, बस बहुत हुआ क्लाड। क्लाड बोलता है, ए अन्ना, ऐसा मत बोलो। नकाब पहने लेडी क्लाड से बोलती, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे पिता जो तुम्हारे गुरु थे, उनकी मौत तुम्हारी गलती नहीं थी, क्योंकि गलती मेरी थी। मैं ही मूर्ख और भोली थी, मैंने अपने गुरु को गद्दार बना दिया। तभी उस झोपड़ी में एक मोटे नोबल की एंट्री होती है और वो बोलता है, सेलान रॉयल एकेडमी के स्कॉलर और गद्दार बोएथियस अकियस की बेटी अन्ना अकियस, और अपने सर्वेंट को आदेश देता है, जाओ इसे पकड़ लो। क्लाड जमीन पे पड़ा अन्ना अन्ना चिल्लाता है। मोटा नोबल बोलता है, तुम क्लाड हो ना? तुम्हारे पास 1 साल है, 2000 गोल्ड लाओ और इस लड़की को ले जाओ। वैसे ऐसी लड़की को तो मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर तुम फिरौती भर दो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। प्रेजेंट में क्लाड सोच रहा होता है, अन्ना, मैं तुम्हें जल्दी छुड़वा लूंगा। ओस्टन किले को दिखाया जाता है। मोटा नोबल कुछ लिख रहा होता है, अपने गार्ड से बोलता है, कैद खाना तो पहले से भरा पड़ा है, बेवकूफ़ कैदी बस खाना बर्बाद कर रहे हैं, अगर फिरौती नहीं मिलती तो जिंदा रखने की कोई मतलब नहीं है। रोजियर की 1 हफ्ते से फिरौती नहीं आई, उसको फांसी पे लटका दो। गार्ड बोलता है, जी मालिक। मोटा नोबल फिर पूछता है, वैसे 1 साल तो हो ही गया, उस गद्दार की बेटी का क्या हुआ? अब तक उस क्लाड की कोई खबर नहीं है। कहते हैं वो जुए में बार बार हार रहा है, और मुस्कुराते हुए बोलता है, क्रैक सही से उसे फंसा रहा है लगता है। मैंने तो सोचा था उस लड़की को नौकरानी बना लें, पर गद्दार की बेटी डर सा लगता है, उसे भी मार दो और क्लाड को पता न चले, इसका ख्याल रखना। गार्ड बोलता, अगर वो कमीना सच में पैसे ले आया तो आप क्या करेंगे?
मोटा नोबल बोलता है तो पैसा रख लेंगे और उसे भी चुपचाप निपटा देंगे। और मुस्कुराते हुए बोलता है एक जुआरी के मरने से किसे फर्क पड़ेगा। गार्ड बोलता है बिल्कुल सही मास्टर। तभी गेट खुलता है, एक सर्वेंट अंदर आता है और बोलता है माफ कीजिएगा मालिक। मोटा नोबल बोलता है क्या है इस वक्त। सर्वेंट बोलता है कोई क्लाड नाम का आदमी आया है, कहता है वह फिरौती की रकम लाया है। तभी क्लाड अंदर आ जाता है और मोटे के सामने थैली रखते हुए बोलता है पूरे के पूरे 2000 गोल्ड लेकर आया हूँ। और बोलता है कृपया अन्ना को छोड़ दीजिए। मोटा सिक्कों को बड़े ध्यान से देखता है और बोलता है ये नकली नहीं है, ये पैसे कहाँ से लाए हो। क्लाड बोलता है मैंने इन्हें शर्त पे जीता है। इतना सारा पैसा देखकर मोटे की नीयत बिगड़ जाती है और वो गार्ड को आदेश देता है इसे भी बंदी बना लो। क्लाड जोर जोर से चिल्लाता है ये क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें पूरी रकम दे दी है जैसा तय हुआ था। मोटा बोलता इन पैसों का स्रोत संदिग्ध है, क्रैक से पूछना होगा, अगर जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप जेल में चला जा। मोटा खुश होते हुए मन में सोचता है क्या वह जुआरी सच में पैसे ले आया, यकीन नहीं हो रहा ये पैसों की खुशबू। क्लाड जोर जोर से चिल्लाता है कमीने तूने मुझे धोखा दिया है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तभी अचानक से गार्ड पर पीछे से हमला हो जाता है, दोनों गार्ड बेहोश हो जाते हैं। सभी लोग देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी हमें एमसी के हाथ को दिखाया जाता है जो क्लाड के कंधे में रखा होता है और एमसी बोलता है बहुत अच्छा काम किया यहाँ आकर। एमसी आगे बढ़कर उस मोटे से पास जाता है और बोलता है मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बैरन ओस्टन। मोटा घबराते हुए बोलता है तुम कौन हो। एमसी बोलता ओह मैं गीसल फेंड्रिस लुथानिया साम्राज्य का बैरन। और तभी हमें रेड वुल्फ और बिलिंडा की एंट्री को दिखाया जाता है। गैंग लीडर को पकड़े हुए बिलिंडा लेकर अंदर आ रही होती है और मोटे के सामने फेंक देती है। मोटा शॉक्ड होते हुए बोलता है क्रैक मेरा बेटा तुझे क्या हुआ। एमसी बड़े कूल अंदाज में टेबल पे पैर रखता है और बोलता है एक कप चाय हो जाए मिस्टर बैरन ओस्टन। मोटा नोवेल गुस्से से बोलता है क्या बकवास है ये। गार्ड गुस्से में एमसी को स्वाड दिखाते हुए बोलता है ये तो सरासर अपमान है, वैरन के सामने ढंग से पेश आओ। तभी एक स्वाड उस गार्ड की गर्दन तक पहुंच जाती है और वे स्वाड रेड वुल्फ की होती है। रेड वुल्फ बोलता है बस करो ये मामला तुम संभाल नहीं सकते। गार्ड गुस्से से बोलता है क्या कहा तुमने। तभी मोटा नोवेल गुस्से से बोलता है मेरे सामने इतना बेहुदा बर्ताव तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और अपने गार्ड को बोलता है तुम सब क्या कर रहे हो, इस आदमी को अभी बाहर निकालो। एमसी शांत स्वर में बोलता है मैं कोई झगड़ा नहीं कर रहा, मुझे मुआवजा चाहिए। मोटा नोबल हैरानी से बोलता है मुआवजा। एमसी ब्लिंडा को आदेश देता है, ब्लिंडा एक जोरदार लात गैंग लीडर को मारती है। गैंग लीडर बोलता है आह। एमसी गैंग लीडर का मुंह पकड़ते हुए बोलता है तुम्हारे इस कमीने मैनेजर ने मुझे धोखा दिया था, उसी की वजह से क्लाउड और मैं अपना पूरा दांव हार जाते। मैनेजर घबराकर माय लॉर्ड मैं निर्दोष हूँ, अगर कुछ हुआ है तो ये लोग ही धोखेबाज थे। गैंग लीडर बोलता है ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। बिलिंडा एक जोरदार लात मारती है चुप हो जा कमीने। मोटा नोबेल गुस्से से बोलता है क्रैक तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता होना चाहिए था कि किससे पाला पड़ा है। मोटा नोबेल एमसी से बोलता है तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। एमसी मोटे से बोलता है कसिनो में धोखा जहां भरोसा ही सब कुछ है, ये किसी भी हालत में मंजूर नहीं होगा। बैरन ओस्टन आपको क्लाउड और मुझे उचित मुआवजा देना होगा। मोटा नोबेल बोलता है वो भी तो कह रहा है कि वो निर्दोष है, अब मैं किसकी बात मानूं। और एमसी से बोलता है मजिस्ट्रेट के पास जाओ, वहीं फैसला करवा लो, ये मेरा मामला नहीं है। एमसी बोलता है नहीं ये तुम्हारा ही मामला है। मोटा नोबेल बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। एमसी बोलता है तुम्हारा क्रैकन कसिनो जहाँ कई देशों के रईस जाया करते हैं, कहा जाता है तुम्हारी आधी से ज़्यादा कमाई उसी कसिनो से आती है। अगर लोगों को पता चला कि वहाँ धोखा होता है तो ये लगेगा कि तुम खुद रईसों को ठगते हो, फिर तो बात बहुत दिलचस्प हो जाएगी। बैरन गुस्से से कांपते हुए बोलता है ए क्या तुम मुझे धमका रहे हो, मुझसे रिश्वत मांगने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। एमसी गंभीर स्वर में बोलता है वहाँ जितना पैसा है उससे 2 गुना मुआवजा में चाहिए, और साथ ही अन्ना को रिहा करो, अगर तुम ये सब दोगे तो हम आज की बात भूल जाएंगे। बैरन दांत पीसते हुए कहता है ठीक है, अब जाकर समझ में आया कि ये सब क्या था। मोटा नोबेल क्लाउड पर चिल्लाते हुए बोलता है तुम नीच गद्दार कहीं के,
मैंने तुम्हें मौका दिया था उस औरत को बचाने का जिसे फांसी होनी थी, और तुमने एक विदेशी रईस के साथ मिलकर मुझे ही लूट लिया। और सारे गार्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। रेड वुल्फ क्लाउड से बोलता है, मिस्टर आप रास्ते में खड़े हैं, कृपया हट जाइए। ब्लिंडा मन में सोचती है, लग तो रहा है जैसे ये सब मिलकर प्लान किया गया हो। एमसी ब्लिंडा से बोलता है, ब्लिंडा एक खंजर उधार दोगी क्या? मोटा नोवेल चिल्लाते हुए बोलता है, अगर मैं तुम सबको यहीं पर मार डालूं तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मोटा चिल्लाता है, हमला करो। सभी गार्ड हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एमसी पैसों की पोटली से गार्ड पर हमला करता है और अपने खंजर को उस मोटे नोवेल के हाथ के आर पार कर देता है। मोटा नोवेल जोर जोर से चिल्लाता है, अरे मैया रे, ये का घुसोड़ दियो, बहुत दर्द हो रहा है, इसे निकालो, आ बहुत दर्द हो रहा है। एमसी की आवाज़ गूंजती है, रेड वुल्फ और ब्लिंडा, उन्हें मारना मत, बस उन्हें घायल करना। रेड वुल्फ बोलता है, ठीक है मास्टर, और एक गार्ड पर हमला करते हुए आगे बढ़ता है। ब्लिंडा भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। एमसी भी फुल पावर पे अटैक कर रहा होता है और एक के बाद एक को नॉकआउट करता जा रहा था। एमसी को बड़ा मज़ा आता है। क्लाउड ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है, तुम हो कौन आखिर? तुम इतना सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? सभी की स्वाड आपस में टकराती हैं, शू 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 शू। क्लाउड एमसी की बात को मन में सोच रहा होता है। उसने कहा था, मैं वो हूँ जिसे तुम्हारी ज़रूरत है। अब तक तो तुम जान ही चुके होगे कि इस दुनिया में कोई भी मेहरबानी बिना मतलब की नहीं होती। एमसी मोटे के हाथ में नाइफ को और अंदर घुसेड़ता है। मोटा नोवेल दर्द से कराहते हुए बोलता है, तो तुम कमीने एक रईस का अपमान कर रहे हो, तुम्हारी मौत निश्चित है। एमसी शांत स्वर में बोलता है, जैसा मैंने पहले कहा था, मैं पैसे और अन्ना दोनों को ले जाऊंगा, तो आकर रोक लो मुझे। मोटा नोवेल बोलता है, अगर तुम यही खेल खेलना चाहते हो तो ठीक है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। क्लाउड मोटे नोवेल से बोलता है, अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो खुद आकर फेनलिस लुथानिया किंगडम में मुझसे मिलना, मोटे कहीं के, मैं तुम्हारा स्वागत करूँगा। कुछ देर बाद टूटे फूटे महल और जंगल को दिखाया जाता है। एमसी अपने साथियों के साथ जा रहा होता है। एमसी क्लाउड से पूछता है, क्या तुम सच में अन्ना के साथ नहीं रहना चाहते? क्लाउड बोलता है, हाँ, अन्ना शायद अपने घर में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगी उस आदमियों के साथ रहने से जिसकी वजह से उसके पिता की मौत हुई, और वैसे भी मैंने उसे पूरी तरह अपनी ताकत से नहीं बचाया है। एमसी मन में सोचता है, अब मैं तुम्हारा कर चुका हूँ क्लाउड, मैं सिर्फ बदले की आग में जल रहा था और तुम्हारा ऋणी था, अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। एमसी आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, यहाँ पर हवा कैसी लग रही है, अच्छी है ना? क्लाउड मुस्कुराता है और एमसी को एक सलाह देता है, अगर मौका मिले तो चलो इस लॉर्ड का गला काट देते हैं, ये इलाका वैसे भी बर्बाद है, कब्जा करना आसान होगा। एमसी हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपना ही गला काट लूँ? क्लाउड हैरानी से बोलता है, क्या ये गंदा टूटा फूटा इलाका तुम्हारा है? मैं तो इसलिए साथ आया था क्योंकि तुम अमीर लगते हो। एमसी मुस्कुराकर क्लाउड के गले में हाथ डालते हुए बोलता है, अब से तुम हमारे डोमेन के स्टुअर्ड हो, जो कुछ भी यहाँ देख रहे हो इसे संभालने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। क्लाउड धीरे स्वर में एमसी से बोलता है, अब सोचता हूँ तो मुझे लगता है मैं अन्ना के साथ रहना चाहता था, कृपया मुझे उसके पास भेज दो। एमसी बोलता है, अब देर हो चुकी है मेरे दोस्त। तभी सीन शिफ्ट होता है। चेयर में बैठे एक आदमी को दिखाया जाता है और उसके आसपास बहुत सारे लोग बैठे मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी हमें वह व्यक्ति जो चेयर में बैठा था उसके स्कैरी फेस को दिखाया जाता है। कुछ लोग उससे पेरेडियम फेनरिस गिस्लिन का नाम लेते हैं, जो कि हमारा एमसी है। तभी वो बोलता है, ओह तो फिर ऐसा है, एमेलिया को एक पत्र भेजो और उसको बताओ हम अपनी योजना पहले से ही शुरू कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। फेनलिस टेरिटरी के फेनलिस कैसल को दिखाया जाता है। कैसल के अंदर सभी लोग एमसी के सामने खड़े होते हैं। एमसी सभी से कहता है, आप सभी का धन्यवाद जो आप सभी लोग यहाँ पर आए, चलो अब काम शुरू करते हैं। सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, जी माय लॉर्ड। नरेटर हमें बताता है, डिगाल ट्रेनी के तानाशाही में मुक्त हुआ यह क्षेत्र तबाही की कगार पर था। एमसी ने क्लाउड को प्रशासनिक कार्यों को नियुक्त किया और क्षेत्र की स्थिर करने का कार्य शुरू किया। एमसी क्लाउड से बोलता है, जैसे ही सर्वे पूरा हो जाए 6 महीने का अनाज खरीद लो। क्लाउड बोलता है, जी माय लॉर्ड। एमसी क्लाउड को बता रहा होता है, जल्दी खेती शुरू करनी है, किसानों को हल बैल मुहैया कराओ,
खेत जोतो पास के जंगल से कटाई के लिए संभावना देखो, ज्यादा जमीन चाहिए जिसे हम खेती कर सकें। क्लाड बोलता है सूखी हुई जमीन पर खेती। एमसी बोलता है हाँ, और हम ब्लड पाइथन की हड्डियां पीसकर खाद बनाएंगे। पुरानी मशीनरी सब बदल दो, नए गोदाम, जल निकासी के लिए नालियां, और जो जो कुछ बचे उसे भी सब ठीक करो। क्लाड घबराते हुए बोलता है क्या आप मजाक कर रहे हैं? नरेटर हमें बताता है फेनलिस स्टेवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेजरी ट्रिब्यून, लॉजिस्टिक ऑफिसर, फूड डायरेक्टर और दर्जनों पद सब क्लाड को सौंप दिए गए थे। क्लाड एमसी के सामने खड़ा है। एमसी बोलता है क्या कह रहे हो? क्लाड एमसी से बोलता है ये सब एक इंसान की बस की बात नहीं है। एमसी बोलता है सीखने का यही सही समय है, मदद चाहिए तो लोग रख लो। क्लाड वहां से भाग रहा होता है। एमसी बोलता है वेंडी। वेंडी अचानक से क्लॉड के सामने आती है, उसे अपनी रस्सियों से पकड़कर बांध लेती है और बोलती है मैं वेंडी, आपसे मिलकर अच्छा लगा माय लॉर्ड। और एमसी को बताती है हेड बटलर बेलिंडा के आदेश पर आपकी बॉडीगार्ड नियुक्त हुई हूँ, आपके साथ काम करके मजा आएगा। क्लाड चीखते हुए आ मुझे दर्द हो रहा है। एमसी बोलता है अभी तो शुरुआत है क्लॉड, हिम्मत रखो। वह महिला इस तरह की चीजें ऐसी करती है जैसे कि ये कुछ भी ना हो। नरेटर हमें बताता है एक नोबल का कर्तव्य होता है अपने लोगों की रक्षा करना। लालची राजाओं की क्रूरता ने जनता का भरोसा छीन लिया है। क्षेत्र की जनता भूख और गरीबी के कारण से हताश हो चुकी है। इन समस्याओं को अनदेखा करना राजाओं को और अलग थलग कर देता है। हमें जल्द ही जल्द मूलभूत जरूरतें पूरी करनी होगी। कैसल को दिखाया जाता है। एमसी बोलता हमारे पास पैसे खत्म हो रहे हैं, इस तरह से चलता रहा तो किसी को 3 महीने का वेतन भी नहीं मिलेगा। गिलियन एमसी से बोलता है यह एक गंभीर समस्या है मेरे लॉर्ड। रेड वुल्फ बोलता है समस्या क्या है? क्या हम अधिक रन स्टोन नहीं खोज सकते? एमसी रेड वुल्फ से बोलता है हमें इन्हें बेचने के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी चाहिए। हमें मैजिक रिसर्च के लिए भी इसकी आवश्यकता है। एमसी मन में सोचता है रून स्टोन कोई स्थायी इनकम का सोर्स नहीं है, हमें एक स्थायी इनकम सोर्स चाहिए। तभी एमसी के ऑफिस का गेट खुलता है। हमें क्लॉड को दिखाया जाता है। एमसी बोलता है ओह क्लॉड, बिल्कुल सही समय पर आए हो, मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है। क्लॉड बोलता है नहीं, अब आपको मुझे कोई कार्य सौंपने की आवश्यकता नहीं है, मैं इस टेरिटरी को बचाने का एकदम धांसू आइडिया लेकर आया हूँ। और मुस्कुराते हुए बोलता है मैंने सोच लिया, हमें एक कैसीनो बनाना चाहिए। क्लाड का इतना बोलते ही हमें क्लाड हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है जैसे कि किसी ने जोरदार लात मारी हो। ब्लिंडा वेंडी से बोलती है वेंडी अगली बार ये कोई बकवास बोले तो पहले थप्पड़ मारना और हो सके तो 1-2 लात भी मार देना। वेंडी बोलती है ओके मैम, जैसी आपकी इच्छा। क्लाड चिल्लाते हुए बोलता है तो बताओ मैं करूं तो करूं क्या? खेती नहीं कर सकते, रन स्टोन नहीं निकाल सकते, चलो इस कूड़ा जमीन पर एंटरटेनमेंट सिटी बना देते हैं। पीछे से कोई बोलता है मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करता हूँ। एमसी बोलता है जब हम स्टेबल हो जाएंगे तब मैं इस पर विचार करूंगा, अभी के लिए बस वही करो जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। क्लाड बोलता है क्या आपको लगता है कि तब तक हमारे पास पर्याप्त भोजन होगा? एमसी क्लॉड से बोलता है यदि हम बिना ठोस बुनियादी ढांचे के कसिनो का निर्माण करते हैं तो ये धन तो ला सकता है लेकिन ये अंडरवर्ल्ड को भी आमंत्रित करेगा। क्लॉड बोलता है हमारे पास पहले से ही भोजन की कमी है और हम लगातार और अधिक खरीद रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका अंत कैसा होगा? मैं कह रहा हूँ कि हमें भोजन खरीदने के लिए पैसे खत्म होने से पहले कुछ और प्रयास करना चाहिए। लॉर्ड अल्फाय बोलता है ऐसा नहीं है कि अन्य लॉर्ड खेती नहीं करते क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहते, क्यों ना हम इस भूमि पर एक भव्य कसिनो बनाएं। एमसी बोलता है मैं भोजन की समस्या हल कर दूंगा, मैं इस जमीन पर फसल उगाऊंगा, इसलिए अब से जैसा कहा जाए वैसा ही करो। क्लॉड बोलता है मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यह जमीन खेती योग्य नहीं है। एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? क्लॉड बोलता है गारंटी, हाँ मैंने गारंटी दी, कुछ भी हो जाए यहाँ पर कुछ भी नहीं उगेगा। एमसी बोलता है शर्त लगाओ, 3 महीने में रिजल्ट दिखाऊंगा। तभी हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। क्लॉड बोलता है अरे जादूगर दोस्त, क्या मैं अभी सपना देख रहा हूँ? और हमें चारों ओर लहराती हुई फसल को दिखाया जाता है। किसान बोलते हैं ये एक सपना है, इतनी अच्छी फसल। दूसरा किसान बोलता है सालों बाद ये जमीन फसल दे रही है। क्लॉड एमसी से बोलता है आखिरकार आपने यह कैसे किया? एमसी बताता है राई की फसल सूखी जमीन पर बढ़ती है,
हमने पहले जमीन जोती, फिर ब्लड पाइथन की हड्डियां खाद डाली, इसके बाद बीजों पर माना कंसंट्रेशन सिगलिंग लगाया जिससे उसकी वृद्धि कई गुना तेजी हो गई। लॉर्ड अल्फाय दांत पीसते हुए बोलते हैं, इसीलिए आपने हमारे जादूगरों का माना सिगलिंग बनवाया। आपने माना सिगलिंग का उपयोग करने के बारे में कैसे सोचा? समानता लोगों के लिए बीच पर। एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, क्योंकि ये मेरा आइडिया नहीं था। तभी एमसी हमें कंसंट्रेट सिगलिंग के बारे में बताता है, एक जादुई चक्र जो मन की वृद्धि से कई गुना तेज करने के लिए रून स्टोन की शक्ति को निकालता है। अनाज पर इसकी कीमत चीज का इस्तेमाल करने पर विरोध हुआ, लेकिन परिणाम स्वयं बोलता है, भविष्य में इसे इस्तेमाल किया जाने वाला है। मुझे इसके पीछे के सिद्धांत की परवाह नहीं है। किसान एमसी की जय जयकार करते हुए बोलते हैं, माय लॉर्ड, अब से हम पूरी तरह आप पर भरोसा करेंगे। भीड़ जोश में आकर बोलती है, वारन ऑफ फेनरिस अमर रहे। और तभी हमें लॉर्ड अल्फाय और क्लाड वहां से भागते हुए दिखाया जाता है। एमसी बोलता है, तुम दोनों रुको, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। क्लाड घबरा कर बोलता है, काका कॉन्ट्रैक्ट? एमसी बोलता है, जीतोगे तो 5,000 गोल्ड और आज़ादी, हारोगे तो 10 साल तक का बिना वेतन की गुलामी। यही हमारे बीच तय हुआ था। दोनों लोग घबराते हुए बोलते हैं, हमने शर्त लगाई थी, याद नहीं? ही। नरेटर हमें बताता है, पहली सफल कटाई पूरी हुई, अब हमारे पास काफ़ी अनाज है। हम रून स्टोन का उपयोग सिर्फ बेचने के लिए नहीं कर सकते। रेड फ्लेम मेज टावर मास्टर को दिखाया जाता है। एमसी बोलता है, टावर मास्टर कृपया यहाँ ब्रांच खोलिए। टावर मास्टर हैरानी से बोलता है, क्या आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक मैजिक टावर शाखा स्थापित करें? एमसी बोलता है, यस टावर मास्टर। टावर मास्टर बोलते हैं, मैं तो बस आपको नमस्ते करने आया था, क्योंकि मैंने सुना है कि मेरा छोटा भाई लॉर्ड बन गया है। तुमने रून स्टोन उड़ा दिया युद्ध में। आपने केवल इतना कहा था कि आपने युद्ध जीत लिया है। एमसी बोलता है, अगर दुश्मन ने फिर से हमला किया तो फिर से उड़ाने पड़ेंगे। हमारे पास टावर के लिए बनाए गए रून स्टोन को पुनः उड़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। टावर मास्टर घबराते हुए बोलते हैं, आप बार बार ऐसे आतिशबाजी निष्कर्ष पर क्यों पहुंचते हैं? एमसी बोलता है, प्लीज और जादूगरों को भेजो। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एमसी के साथ सभी लोग फावड़ा लिए होते हैं। हाउसिंग, जल निकासी, चल सब जल्दी तैयार हुआ। रेड फ्लेम टावर ब्रांच भी बन गई। मेज रोते हुए एमसी पर चिल्लाते हैं, हम मैनुअल लेबल कर रहे हैं, ये अन्याय है। और हमें जमीन पर पड़े हुए जादूगरों को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा ही थक गए होते हैं। एमसी बोलता है, अल्फोई, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं? अल्फोई बोलता है, मैं गुलामी का काम करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है और क्लाड घबराते हुए बोलता है, माय लॉर्ड, रेफोल्डा में विद्रोह हो गया है। एमसी मन में सोचता है, गिन अमेलिया रिफोर्ड, मेरे पिछले जीवन से पहले ही विद्रोह, क्या ये मेरी दखलंदाजी का असर है? एमसी मन के भीतर सोच रहा होता है, डेसमोंडी और अमेलिया तो केवल कठपुतली हैं, असली दिमाग ड्यूक डेल्फिन हैं। पहले पार्डियम को डिगार्ड के जरिए हथियाने की कोशिश नाकाम हुई, अब वो सीधे कार्रवाई करेगा। एमसी गुस्से से, मेरी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। गिलियन बोलता है, क्या करेंगे आप? बिलिंडा बोलती है, माय लॉर्ड, अगर अमेलिया ने टेरिटरी हथिया ली तो आप क्या करेंगे? एमसी बोलता, अगर वो हमें दबाना चाहते हैं तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। एमसी सख्त आवाज में बोलता है, हम किंगडम जाएंगे। और तभी हमें लुथानिया किंगडम की राजधानी कार्डेनिया को दिखाया जाता है। महल के अंदर परछाई में किसी के हाथ को दिखाया जाता है और जैसे ही उस हाथ में रोशनी पड़ती है, खून ही खून दिखाया जाता है। और तभी हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि चेहरे में मास्क लगाए होता है। तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, मैं मरना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मार दो। सीन शिफ्ट होता है, कार्डेनिया सिटी को दिखाया जाता है। वहाँ पर खड़े गार्ड्स और घोड़े गाड़ी सभी सुंदर लग रहे होते हैं। एमसी शहर के अंदर अपने गार्ड्स को लेकर प्रवेश करता है। तभी उसमें से एक गार्ड बोलता है, अब तक जितने भी स्टेट्स देखे हैं वो तो सब खिलौने जैसे लगते हैं इस जगह के आगे। दूसरा गार्ड बोलता है, हमारे टेरिटरी में एक असली का कैसल भी नहीं था। रेड वुल्फ बोलता है, अरे ओए, चल के कैप्टन के सामने बोल के दिखा। वेनेसा लॉर्ड अल्फाय से बोलती है, देखो अल्फाय, यहाँ तो ऐसे मटेरियल बिक रहे हैं जो मैजिक टावर में भी नहीं मिलेंगे। लॉर्ड अल्फाय तंज कसते हुए बोलते हैं, हमारे मैजिक टावर के मुकाबले लगता है उन्होंने यहाँ थोड़ी ज्यादा मेहनत कर दी है। एमसी सिटी को देख कर कह रहा होता है, मुझे ये पसंद नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सब दिखावा है, देख के दिल करता है कि तोड़ दूं इसे। क्लाड वेंडी से बोलता है, इसके साथ क्या गड़बड़ है? वेंडी क्लाड को भाव न देते हुए बोलती है, अगर लॉर्ड ने कहा तो वैसा ही होगा। क्लाड मन में सोचता है, उफ, इस लड़के में कुछ तो अजीब है।
समझ रहे हो ना, लगता है जैसे पिछले जन्म में किसी की गहरी दुश्मनी पाल ली थी। यमसी किले को देखते हुए बोलता है, एक अजय अटूट किला। और अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए बताता है, कैप्टन कार्डेनिया को देवी का आशीर्वाद प्राप्त शहर कहा जाता है, मगर एक बार मैंने इसे जीत लिया था और यहीं मारा गया। मैंने कैपिटल पर हमला किया था ड्यूक डेल्फिन को मारने के लिए, जिसने ताज छीन लिया था, मगर वो तो यहाँ था ही नहीं। बदले की आग में अंधा होकर मैंने खुद को सबका दुश्मन बना लिया था, मगर मैं अकेला कुछ नहीं कर सका। तभी कुछ समय पहले पेरेडियम कैसल का सीन दिखाया जाता है। यमसी के फादर बोलते हैं, तुम कैपिटल जा रहे हो? यमसी बोलता है, हाँ पिताजी, बहुत जरूरी है। फादर यमसी से पूछते हैं, तो फिर फेंडिस टेरिटरी का क्या होगा? यमसी बताता है, मैं पेरेडियम टेरिटरी को 1 साल का सामान भेज दूंगा। बदले में मैं चाहता हूँ लॉर्ड होमरेन और कैप्टन रेडोल्फ फेंडिस में तैनात रहे जब तक मैं न लौटूं। होमरेन और रेडोल्फ शॉक्ड होते हुए बोलते हैं, पूरा 1 साल का राशन? फादर यमसी से बोलते हैं, वो बात ज्यादा अहम नहीं है, तुमने ही कहा था रेफोल्ड हमें निशाना बना रहा है। अब जब वहाँ विद्रोह फूट चुका है तो तुम समझ ही सकते हो कि मेरी गैर मौजूदगी में कितना जोखिम होगा। यमसी बाज पर निशाना साधते हुए बोलता है, जैसा आपने कहा, डेसमंड और रेफोर्ड मिलकर हमला कर दें तो हम टिक नहीं पाएंगे, मगर, और तीर को उस बाज पर चला देता है। तीर उस बाज के आर पार हो जाती है, बाज कटी पतंग की तरह जमीन में गिरने लगता है। यमसी बताता है, इस समय एमेलिया ने अभी अभी रेफोर्ड का प्रशासन अपने हाथ में लिया है, तो उसके स्थिर होने तक हमारे पास थोड़ा समय है। हमें उस समय का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने का करना चाहिए। फादर बोलते हैं, मजबूत बनाने का मतलब हमें इस पूरे राज्य को अपनी तरफ करना होगा। सभी लोग यमसी के साथ मेंशन तक पहुंच जाते हैं। एक गार्ड रिसीव करने के लिए आता है और यमसी से बोलता है, जैसा आपने मांगा था, बड़ा और शानदार मेंशन, सुंदर गार्डन वाला, किफायती और बहुत स्पेस वाला। यमसी बिलिंडा से कहता है, कैसा लगा? बिलिंडा बोलती है, स्पेस तो है। लॉर्ड अल्फाय और क्लाड गुस्सा होते हुए बोलते हैं, सर इस जगह की हालत ऐसी क्यों है? सर्वेंट बोलता है, शायद काफी वक्त से देख रेख नहीं हुई। तभी कुछ परिंदे उड़ते हैं। एक गार्ड डर जाता है उन्हें देखकर। वेनेसा बोलती है, तुम इतने बड़े हो मगर इतने डरपोक भी, तुम मॉन्स्टर फॉरेस्ट से निकल कर कैसे आए? गार्ड बोलता है, यहाँ कुछ ज्यादा ठंड नहीं लग रही। वेनेसा बोलती है, तो और कपड़े पहन लो, बिना कपड़ों के घूमोगे तो ठंड तो लगेगी। मेंशन का केयर टेकर बोलता है, वैसे ये जो सारी अफवाहें हैं, भूत आत्माएं इस मेंशन में घूमती हैं, वो सब बेबुनियादी बातें हैं। मैं गारंटी देता हूँ इस प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमसी बोलता है, ठीक है, हमें पसंद है, हम खरीदेंगे इसे, कितने में दोगे? क्लाड रोकते हुए बोलता है, रुको रुको, जरा उसका चेहरा देखो, कब से बेचने के लिए तरस रहा है, साफ दिख रहा है। फेंग सुई जैसी चीजें यूं ही थोड़ी होती हैं। एमसी बोलता है, कोई बात नहीं क्लाड, भूत मार तो नहीं देंगे, डरने की क्या बात है, अगर कोई भूत निकला तो उसकी अंडी बंडी संडी कर देंगे। केयर टेकर एमसी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, बहुत समझदारी का फैसला लिया आपने लॉर्ड बैरिन। नॉर्मली जमीन समेत ये जगह 1000 गोल्ड के ऊपर की होती, क्योंकि हमने उसे देख रेख नहीं किया, तो 500 गोल्ड में दे दूंगा। एमसी बोलता है, 200 गोल्ड दूंगा। केयर टेकर बोलता है, क्या? एमसी बोलता है, आपने ही कहा था यहाँ भूत हैं, तो मैं डर गया, अगर 200 में नहीं दोगे तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। केयर टेकर बोलता है, ये तो नामुमकिन है, पूरे कैपिटल में ऐसा मेंशन सिर्फ 500 गोल्ड में मिलेगा ही नहीं। केयर टेकर अपने मन में सोचता है, इतनी बड़ी जगह की मेंटेनेंस ही उसकी कीमत से ज्यादा है, अगर वो बिका नहीं तो मुझे सालाना टैक्स भी भरना पड़ेगा। फिर केयर टेकर उस मेंशन को बेच देता है। एमसी बोलता है, अगर मैंने इसे नहीं खरीदा तो कौन खरीदेगा? मेंशन की छत से कोई एमसी पर नजर रख रहा होता है। बिलिंडा सभी को आदेश देती, चलो इस मेंशन में हर एक अंधेरी परछाई को मिटा दो। लॉर्ड एमसी से बोलता है, लॉर्ड आपने कहा था आप इस राज्य में कनेक्शन बनाएंगे। एमसी जवाब देता है, क्या कैपिटल का कोई नोबल किसी गाँव के बैरिन से मिलना चाहेगा? बिल्कुल नहीं, उसकी नजर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। एमसी क्लॉड को बताता है, तो मुझे उन्हें मजबूर करना होगा मुझसे मिलने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, टेबल में बहुत सारी मेडिकल हर्ब्स को दिखाया जाता है। क्लॉड बोलता है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? आप यहाँ अल्कमी करने वाले हैं क्या? एमसी बोलता है, हाँ, ये भी एक तरह की अल्कमी ही है, और अभी वो बताता है, अब से हम बनाएंगे कॉस्मेटिक्स। सभी लोग सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, कॉस्मेटिक्स? और एमसी बताता है, हम सैंपल बनाएंगे और उन्हें राजधानी के हर एक नोबल हाउस में गिफ्ट के तौर पर भेजेंगे। क्या बस एक छोटी से तोहफे से इतना होगा? एमसी बताता है, एक बार उन्होंने मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया तो वो खुद मिलने आएंगे, वो भी रेंगते हुए। नोबल के लिए एक बेहतरीन लुक ताकत और गरिमा का प्रतीक होता है। वो खूबसूरत और एलिगेंट दिखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भविष्य में लोग जानेंगे शीशा, मरकरी और व्हाइट पाउडर जो मेकअप में इस्तेमाल होता है स्किन के लिए जहर है, मगर डेल्फिन फैमिली ने सेफ कॉस्मेटिक बनाए थे और उनसे भारी कमाई भी की थी। मैंने उनके स्टेट पर कब्जा करके वो रेसिपी चुरा ली थी, एक ऐसा कॉस्मेटिक जो पुराने मेकअप की सारी कमियों को दूर कर देता है। डेनेब
लॉर्ड अल्फाई और वेनेसा को एमसी बनाने की विधि बताता है। सबसे पहले जिंक को मैजिक से ऑक्सीडाइज करके पाउडर बनाओ। साथ ही बीज वैक्स को डबल बॉयलर में गर्म करके पिघलाओ। फिर उसमें इवनिंग प्राइमोरियल सीड्स ऑयल और चिया फ्रूट एक्सट्रैक्ट मिलाओ। अब गैस को हटाओ और उसमें पहले से बना जिंक पाउडर डालो और साथ में फेरी ब्लेसिंग से निकला हुआ तेल मिलाओ। वेनेसा बोलती, ये खुशबू कितनी अच्छी है। लॉर्ड अल्फाई ध्यान से देखते हुए बोलते हैं, क्या यही कॉस्मेटिक है? क्लाड मन में सोचता है, एक मामूली बैरन को ये सब बनाना कैसे आता है? एमसी सभी से बोलता है, अभी तैयार नहीं हुआ, क्रीम को एक दिन जमने दो। एक बार उन्होंने डेनेप इस्तेमाल कर लिया तो वो किसी और कॉस्मेटिक को देखेंगे भी नहीं। नोबल्स के लिए एक मस्ट हैव बन जाएगा। मैं डेनेप का अच्छा इस्तेमाल करूंगा, ड्यूक डेल्फिन। एमसी बोलता है, क्लाउड जैसे ही क्रीम तैयार हो जाए उसे पैक करो और राजधानी के सभी नोबल्स को गिफ्ट में भेज दो। लॉर्ड अल्फाई बोलता है, अरे आपने इसे टेस्ट भी नहीं किया। एमसी बोलता है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। कोई खिड़की पर झांकते हुए एमसी पर नजर रख रहा होता है। उसकी वो डरावनी लाल लाल आंखें कुछ और ही बयां कर रही थीं। तभी सीन शिफ्ट होता है। कैसल के अंदर सभी को सोते हुए दिखाया जाता है। एक कमरे के अंदर वही लाल आंखों वाला व्यक्ति खड़ा होता है और कैसल के बाहर देख रहा होता है। तभी उसकी नजर पास पे रखी कॉस्मेटिक पर पड़ती है। एक कॉस्मेटिक की डिब्बी उठाता है, उसे खोलकर क्रीम हाथ में लेता है। तभी वहाँ एमसी आ जाता है और बोलता है, क्या तुम वही भूत हो जिसकी अफवाहें हैं? एमसी की आवाज सुनकर वो लाल आंखों वाला व्यक्ति शॉक्ड हो जाता है। एमसी उस लाल आंखों वाले व्यक्ति से बोलता है, मैं इस कॉस्मेटिक के असर की गारंटी देता हूँ। तभी वो नकली घोस्ट एमसी को देखता है और अचानक से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। एमसी भी अपनी स्वाड निकाल कर उसकी स्वाड को डॉज कर लेता है और वो घोस्ट एमसी के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। एमसी उसके अटैक को बड़े आसानी से डॉज कर रहा होता है। एमसी उस घोस्ट के बड़े ध्यान से देख रहा होता है। हमें पता चलता है कि वो घोस्ट एक लेडी है। तभी एमसी उस घोस्ट लेडी से बोलता है, तुम्हारी तलवारबाजी काफ़ी अच्छी है। और तभी वो लेडी एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। एमसी बोलता है, तुम्हारी नजाकत कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। स्पाइरल ऑफ द रोज। तभी वो लेडी अपना नाम सुनकर एक जोरदार अटैक एमसी के ऊपर करने के लिए आगे बढ़ती है। एमसी बोलता है, तुम्हारा हर एक अटैक हवा में एक शानदार कर बना रहा है। एमसी उसके इस अटैक को बड़े ही आसानी से रोक लेता है। एमसी उस घोस्ट लेडी से बोलता है, अगर मेरी याददाश्त सही है, तुम जैसी औरत यहाँ घोस्ट बनकर खेल रही है। और तभी एमसी अपनी स्वाड को उस लेडी घोस्ट की गर्दन पर रख देता है। उस लेडी घोस्ट का सिस्टम हैंग हो जाता है। एमसी उस लेडी से पूछता है, वैनफोर्ड परिवार से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तभी उस कैसल को दिखाया जाता है। ब्रिंडा भागते हुए आती है और बोलती है, यंग मास्टर, ये क्या हंगामा है? साथ में गिलियन बोलता है, यंग मास्टर कोई दिक्कत हो तो बताओ। एमसी बोलता है, सब लोग वापस जाओ और आराम करो, शायद ये मामला सच में हमारे हक में हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक सुंदर से स्टैचू वाले कैसल को दिखाया जाता है। तभी उस कैसल के अंदर काउंटेस मेलियस ऑफ आयल्सबरी को मेकअप करते हुए दिखाया जाता है। काउंटेस मेरियस शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखती हैं। सर्वेंट काउंटेस मेरियस से बोलती है, आप हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हैं माय लेडी। तभी काउंटेस मेलियस मन में सोचती है, नहीं नहीं, बात वो नहीं है। ये भारी भरकम चेहरा मोटी परतों वाले मेकअप के नीचे दबा हुआ है। जवानी में मैं कैपिटल की ट्रेंड सेटर थी। हर एक रईस औरत मेरे कॉस्मेटिक और फैशन की नकल करती थी, पर वक्त के साथ वो शोहरत अतीत में खो गई। मेकअप अब सिर्फ एक नकाब है जो उम्र को छिपाने की नाकाम कोशिश करता है। क्या सच में उन दिनों में लौटना नामुमकिन है? तभी सर्वेंट बोलती है, माय लेडी, आपको सैलून चलना चाहिए। काउंटेस मेलियन बोलती है, ठीक है चलो। तभी काउंटेस मेलियन की नज़र सर्वेंट के चमकते फेस पर पड़ती है। सर्वेंट काउंटेस को अपनी ओर देखते हुए बोलती है, माय लेडी क्या हुआ? तभी काउंटेस मेलियन उस सर्वेंट का चेहरा जोर से पकड़ लेती हैं और बोलती हैं, तुम्हारा चेहरा इतना चमक क्यों रहा है? तुमने अपने चेहरे पर क्या किया है? मुझे सब कुछ बताओ, एक भी बात छुपाए बिना। देख रहे हो दया कितनी बुरी तरीके से पकड़े हुए हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, एक लड़की दूसरी लड़की की खूबसूरती देखकर जली जाती है, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। हम लड़के ही ठीक हैं। पानी से मुंह धोया और चल दिए। सर्वेंट काउंटेस से बोलती है, आयल्सबरी के काउंट को किसी ने कॉस्मेटिक गिफ्ट किया था, पर उन्होंने कहा उन्हें ज़रूरत नहीं और वे मेट्स को दे दिया। कहते हैं ये किसी नए नए आए रईस ने कैपिटल में ग्रीटिंग के तौर पर भेजा था। तभी सीन शिफ्ट होता है। एमसी के कैसल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे गार्ड और घोड़ा गाड़ी आई होती हैं, जिसे देखकर अल्फाई और क्लाड की पूरी तरह से फट जाती है और देखते हुए बोलता है, वो क्या है? क्या खुद रानी आ रही हैं? क्लाउड मन में सोचता है, लगता है कोई बहुत बड़ा नोवेल आ रहा है। इसका मतलब ये कॉस्मेटिक वाकई काम करते हैं। ब्लिंडा क्लाड की गुद्दी लाल करते हुए बोलती है, क्या कर रहे हो? जाओ और उन्हें रिसीव करो। क्लाड बोलता है, आइए अंदर चलकर बात करते हैं, और काउंटेस को अंदर लेकर आने लगता है।
क्लाड एमसी से बोलता है, माय लॉर्ड काउंटेस मेरियन आपसे मिलने आई हैं। एमसी कौवे को दाना खिलाते हुए बोलता है, ठीक है ले आओ। काउंटेस एमसी से बोलती है, आप फेनरिस के बैरन हैं। एमसी काउंटेस का हाथ पकड़ता है और एक किस करते हुए बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं गिलियन फेनरिस, नॉर्दर्न फेनरिस टेरिटरी का लॉर्ड। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप इतनी दूर इस सुनसान जगह तक आईं। काउंटेस एमसी से बोलती है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला, आपने सिर्फ मेरे पति को भेजा। क्या मेरी शोहरत आपके पास तक नहीं पहुंची? एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर मैं किसी ऐसी लेडीज को जो कैपिटल की ट्रेंड्स की लीडर है अधूरी चीज भेज दूं तो ये उसका अपमान होगा। काउंटेस एमसी से बोलती है, अच्छा तो आपको कुछ बातें समझ आती हैं, तो चलिए बाकी की औपचारिकताएं छोड़ते हैं, मुझे वो कॉस्मेटिक दे दीजिए। एमसी बोलता है, आपने इसे इस्तेमाल किया? काउंटेस बोलती है, हाँ ये बेहतरीन है, इतना कि अब मुझे अपने पुराने मेकअप की जरूरत ही नहीं है। मैं इसके एक्सक्लूसिव ब्राइट चाहती हूँ, आप बस इसे बनाना और सप्लाई करना जारी रखें। एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर आप इसे बल्क में खरीदें तो आपका स्वागत है। काउंटेस एमसी को ब्लैकमेल करते हुए बोलती है, जैसा कि आप जानते होंगे कैपिटल में कारोबार करना बहुत ही मुश्किल है, चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। यहाँ के पुराने ताकतवर सर्कल में घुसना आसान नहीं है, और यहाँ तक कि आप इतनी पुरानी हवेली में रह रहे हैं, ये बताता है कि आपकी माली हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ब्लिंडा गुस्सा होते हुए बोलती है, ये औरत हिम्मत कर रही है यंग मास्टर को धमकाने की। क्लाड बोलता है, हवेली का लोकेशन तो बस मेरे लॉर्ड की जिद की वजह से है। एमसी बोलता है, सप्लाई प्राइस थोड़ा ऊंचा होगा, क्या आपको मंजूर है? काउंटेस एमसी से बोलती हैं, अगर मजाक है तो। आयल्सबरी फैमिली कैपिटल के सबसे अमीर घरानों में से एक है। एमसी बोलता है, एक यूनिट 100 गोल्ड का है। प्राइस सुनते ही काउंटेस की फट कर 64 हो जाती है और बोलती है, क्या आप मजाक कर रहे हैं? एमसी बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप हाई सोसाइटी की क्वीन है, अगर काउंटेस को ये प्रोडक्ट पसंद है तो ये प्राइस बिल्कुल सही है। काउंटेस कुछ सोचती हैं और फिर बोलती हैं, तुम एक चालाक लोमड़ी हो। ज्वेलरी या फर्नीचर की बात होती तो ठीक है, लेकिन एक कॉस्मेटिक के लिए 100 गोल्ड? अगर मैं प्रॉफिट चाहूँ तो प्राइस को और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अधिकार छोड़ना पड़ेगा। और तभी एमसी से बोलती है, तुम मुझसे खेल रहे हो। एमसी बोलता है, तो क्यों ना ये करें, मैं आपको अधिकार तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ऑनर दे सकता हूँ। काउंटेस शॉक्ड होते हुए बोलती है, ऑनर? एमसी बॉक्स खोलकर दिखाता है। काउंटेस बोलती है, ये तो। तभी एमसी बोलता है, ये वो कॉस्मेटिक है जो मैंने खुद बनाया है डेनेब, ये हमारे रिश्ते को यादगार बनाने के लिए एक तोहफा है। और एक डिब्बी को हाथ में उठाते हुए बोलता है, अभी बहुत से रईस नहीं जानते कि डेनेब कितना असरदार है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट बदल सकता है, और वो बदलाव आप लेकर आएंगी। काउंटेस सब ध्यान से सुन रही होती हैं और बोलती है, मेरे प्यारे, तुम इतनी खूबसूरत बातें कैसे कर लेते हो? और बॉक्स बंद करते हुए बोलती हैं, ठीक है ये पक्का रहा, तुम कॉस्मेटिक की डिस्ट्रीब्यूशन संभालो और मैं ट्रेड डील करूंगी। एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, एक्सीलेंट। काउंटेस जाते हुए एमसी से बोलती हैं, अगर कुछ भी चाहिए तो बस कह देना, अगर वो मेरी ताकत में हुआ तो मैं मान जाऊंगी। एमसी बोलता है, क्या मैं एक फेवर मांग सकता हूँ? काउंटेस बोलती हैं, एक फेवर? एमसी बोलता है, मार्क्यूस ऑफ ब्रैनफोर्ड को बता दीजिए कि बैरन गिसल फेनरिस उसकी बेटी की समस्या को हल कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मार्क्यूस ऑफ ब्रैनफोर्ड की हवेली को दिखाया जाता है। तभी हमें मार्क्यूस ऑफ ब्रैनफोर्ड को दिखाया जाता है। मार्क्यूस से बटलर कुछ बोलता है। मार्क्यूस कुछ देर सोचने के बाद एक ठंडे स्वर में बोलता है, गिसेल फेनरिस। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।